हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए आवश्यक होगा। और ये सभी जीके जीएस के जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जामों में पूछे जाने की संभावना भी है। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बनेंगे जो आपके सभी एक दिवसीय एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, उन सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सारे प्रश्न यहाँ पे सामान्य ज्ञान से हैं। यहाँ पे सामान्य ज्ञान में आपके जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और साइंस, टेक्नोलॉजी, सभी से हम लोग प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। और लगातार आप क्लास में बने रहते हैं तो इन प्रश्नों का रिवीजन भी रिपीट भी होते रहता है, तो आप लोग को अच्छे से ये सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। पहला प्रश्न है कि किस घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे एक घटना हुआ था हमारे भारत में 13 अप्रैल सन 1919 को। कहाँ पे? यहाँ पे कहाँ पे? अमृतसर पंजाब में। अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में है। क्या हुआ था? क्योंकि वहाँ पे 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था कि गिरफ्तारी हो गई थी। किनकी गिरफ्तारी थी? तो गिरफ्तारी दो लोगों की हुई थी। एक का नाम है सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई थी। किसकी? सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई थी। और इसके वजह से जो आपके जलियांवाला बाग है उसमें धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। जलियांवाला बाग जो है वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। और वहाँ पे अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ये भी पूछा जाता है कि भीड़ पे गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। तो गोली चलाने का जो आदेश है जनरल ओ डायर ने दिया था। यहाँ पे आर डायर, ओ डायर ऑप्शन में दोनों मिलते हैं। तो ऑप्शन में आप लोग ध्यान देंगे कि ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। और इस समय जब ये घटना हुई थी, इस समय भारत में वायसराय के पद पर कौन था? ये भी पूछा जाता है कि इस समय भारत में वायसराय कौन थे? तो चेम्सफोर्ड थे। इस समय वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। और इस पूरी घटना के जांच के लिए कि मतलब जाइए भाई जांच करिए कि गोली क्यों चली, कैसे चली, किसने चलवाई, आदेश किसने दिया, इसके जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम है हंटर समिति। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हंटर समिति का संबंध किससे है, तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जलियांवाले बाग हत्याकांड से है। तो ये पूरी बातें आप लोग रिवीजन करेंगे। देखिए, किस घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? गिरफ्तारी हो गई थी। किसकी? तो गिरफ्तारी और पहले हुई थी। गिरफ्तारी सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की हुई थी। और इसके चलते 13 अप्रैल 1900 अमृतसर पंजाब में एक बाग था जिसका नाम था जलियांवाला बाग। और इसमें क्या किया जा रहा था? धरना प्रदर्शन किया जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा। और इसमें वायसराय ने जो आपके गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल ओ डायर ने दिया था। और इस समय वायसराय भारत के चेम्सफोर्ड थे और इसकी जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न, भीतर कड़िका मैंग्रोव कहाँ स्थित है? तो ये है आपके इंडियन जियोग्राफी से प्रश्न कि भीतर कड़िका मैंग्रोव वन कहाँ पे स्थित है। तो मैंग्रोव वन सबसे पहले समझ लीजिए कौन सी बला है। तो मैंग्रोव वन किसको कहा जाता है? तो इसे डेल्टाई वन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जो आपके डेल्टाई वन होते हैं, डेल्टाई वन, उनको क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन। और भीतर कड़िका, यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि भीतर कड़िका जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो ये भी आपके भीतर कड़िका जो मैंग्रोव वन है वो भी कहाँ पे है? आपके उड़ीसा में है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उड़ीसा में और कुछ चीज़ों के लिए और फेमस है। अगर आपसे पूछे कि उड़ीसा में और क्या क्या चीज़ें, जैसे अगर आपसे पूछे कि चिल्का झील बताइए कहाँ पे है, चिल्का झील कहाँ पे है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उड़ीसा में। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि ब्लैक पैगोडा कहाँ पे स्थित है, ब्लैक पैगोडा कहाँ पे स्थित है, तो वो भी आपके उड़ीसा में ही स्थित है। आइए कुछ मैंग्रोव वनों के बारे में और देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा से संबंधित है, पूछा गया है। उसी तरह से अगर आपसे पूछे, आप लोग 2-4 याद रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि पिच्चावरम मैंग्रोव कहाँ पे स्थित है, पिच्चावरम नामक जो आपके
मैग्रोव वन है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये जो आपके है ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, अब इसके अलावा एक और मात्रा आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि कुंडापुर मैग्रोव कहाँ पे स्थित है, ये मैग्रोव वन होते हैं, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कर्नाटक साइड में स्थित है, यहाँ पे कर्नाटक। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे जो आपके तटीय राज्य होंगे उनके पास ही मैग्रोव वन होंगे और सभी राज्यों के पास नहीं। देखिए भीतरकनिका मैग्रोव कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। या फिर पूछे चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। ब्लैक पैगोडा सूर्य टेम्पल है, ये भी कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। और भीतरकनिका नेशनल पार्क पूछ ले तो भी उड़ीसा में है। उसके बाद और मैग्रोव किसे कहा जाता है? जो आपके डेल्टाई वन होते हैं उन्हें मैग्रोव वन कहा जाता है। जैसे पिच्चावरम मैग्रोव ये तमिलनाडु में स्थित है और कुंडापुर मैग्रोव ये कर्नाटक में स्थित है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इंडियन ज्योग्राफी से महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये प्राचीन इतिहास से प्रश्न है, प्राचीन इतिहास से यही प्रश्न है। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे सभी जो सब्जेक्ट होते हैं सभी से प्रश्न आ रहे हैं। देखिए जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं, तो इस प्रश्न में हम लोग जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में बात करेंगे। इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। कुल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें से 23वें तीर्थंकर के बारे में पूछा गया है। हम लोग आगे के स्टार्टिंग के 2-3 तीर्थंकर और लास्ट के 2-3 तीर्थंकर के बारे में जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि पूछा जाता है कौन तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक क्या था। तो देखिए 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ थे, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, आए दिन एग्जाम में पूछा जाता है पार्श्वनाथ के बारे में और महावीर स्वामी के बारे में। इन दोनों के बारे में बहुत पूछा जाता है। और पार्श्वनाथ का अगर प्रतीक के बारे में पूछ ले क्या था, तो इनका प्रतीक था सर्प। क्या था? सांप इनका प्रतीक था। सर्प प्रतीक के बारे में भी पूछा जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर क्या थे, कौन थे, या जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, संस्थापक या फिर पहले तीर्थंकर, जो संस्थापक होगा वही पहला तीर्थंकर बनेगा। तो देखिए इसके जो तीर्थंकर थे वो है आपके ऋषभदेव। कौन थे? जो आपके ऋषभदेव थे वो हैं, ठीक, ऋषभदेव। और इनका प्रतीक अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि ऋषभदेव का प्रतीक बताइए, जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक क्या है? बैल है, इनका प्रतीक बैल है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर को बताइए कौन है, तो इनका नाम है अजीतनाथ। क्या नाम है? अजीतनाथ इनका नाम है। अब अजीतनाथ का अगर प्रतीक पूछे तो इनका प्रतीक अगर आपसे पूछे कि क्या है अजीतनाथ का प्रतीक, तो इनका प्रतीक है हाथी। क्या है? हाथी। अब जैन धर्म के बारे में अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, या फिर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, या फिर आपसे पूछ ले कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे। देखिए संस्थापक केवल पूछे तो आप लोग ऋषभदेव को बताएंगे, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। तो यहाँ पे पहले लिखिए, अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आप लोग बताएंगे क्या था? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी का अगर आपसे पूछे प्रतीक क्या है, तो इनका प्रतीक है सिंह। क्या है इनका प्रतीक? सिंह, यानी कि शेर इनका प्रतीक है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे महावीर स्वामी का। तो चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांप है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पहले जैन धर्म के पहले तीर्थंकर या फिर जैन धर्म के संस्थापक के बारे में पूछेगा तो आप लोग ऋषभदेव का नाम बताएंगे। इनका प्रतीक क्या है? बैल है। और जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन हो गए? आपके अजीतनाथ हो गए, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या फिर जैन धर्म के पहले जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर पूछ ले, या फिर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर पूछ ले, जैन धर्म के, या फिर अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो या फिर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए अगर कुछ गलती भी हो जाए तो हम रिवीजन करते समय उसको नोटिस कर लेते हैं, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से सभी क्लास को हम सभी प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे मिलेगा। अगला प्रश्न है, देखिए खेल से आ गया।
खेल से संबंधित प्रश्न है और कह क्या रहा है कि शीतकालीन ओलंपिक। तो अब इस प्रश्न में हम लोग ओलंपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो 2022 वाला कहाँ हुआ था? तो देखिए अभी 2000 जो आपका 4 वर्ष पे होता है, यानी कि 2026 में जो ओलंपिक होगा शीतकालीन, वो अभी नहीं हुआ है। तो 2022 वाला हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कहाँ पे हुआ था? ये बीजिंग में हुआ था। कहाँ पे? बीजिंग। अब बीजिंग आप लोग जानते हैं कहाँ पे है? चीन में है बीजिंग। तो यहाँ पे ये हुआ था। ठीक, अब इसका शुभंकर पूछा जाता है कि कोई भी ओलंपिक हो तो उसमें एक शुभंकर भी होता है। शुभंकर का मतलब ऐसे प्रतीक तरह का होता है, प्रतीक की तरह का। तो इसका शुभंकर कौन हो क्या था? तो बिग डोएन इसका शुभंकर था। कौन था? बिग डोएन वहाँ का शुभंकर था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ तो अभी पूछा है शीतकालीन ओलंपिक, तो यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, एक होता है शीतकालीन ओलंपिक, एक होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। कौन सा? एक होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अगर आपसे पूछ ले कि 2020 वाला कहाँ पे हुआ था, तो ये 4 वर्षों पे आयोजन होता है। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 वाला कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में हुआ था। अब टोक्यो कहाँ पे पड़ता है? जापान में पड़ता है। अगर इसका शुभंकर पूछ ले, इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर क्या था? तो मिराई तोवा था। इसका शुभंकर क्या था? मिराई तोवा इसका शुभंकर था। ठीक, ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथ में। अगर आपसे पूछे कि ये 2020 वाला हो गया, अब 2024 में भी ओलंपिक हो चुका है, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पेरिस में हुआ था। और पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में है। कहाँ पे? फ्रांस में। ठीक, ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और 2028 में होगा वो लॉस एंजल्स में होगा। तो ये भी यहाँ पे लिख लीजिए, 2028 वाला ओलंपिक अगर पूछे तो लॉस एंजल्स, यहाँ पे लिखते हैं लॉस एंजल्स में होगा। लॉस एंजल्स कहाँ पे है? तो ये अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे रिवीजन करते हैं। आइए देखिए, शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था आपके बीजिंग। बीजिंग कहाँ पे? चीन में हुआ था। ठीक, अब शुभंकर इसका क्या था? तो भैया बिग डोएन शुभंकर। अभी भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 2026 वाला नहीं हुआ है, तो उस पर नज़र नहीं, अभी 2022 वाला ही है। तो इस पर आप लोग ध्यान रखेंगे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें, 2020 वाला कहाँ पे हुआ था? तो टोक्यो जापान में हुआ था। कहाँ पे? टोक्यो जापान में हुआ था। इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर आप लोग ध्यान रखेंगे, मिराई तोवा था। क्या था शुभंकर? मिराई तोवा था। 2024 वाला पेरिस फ्रांस में हो चुका है, और ये अभी नहीं हुआ है 2028 वाला, ये लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ओलंपिक से याद रखेंगे। अरे वाह, फिर जैन धर्म के तीर्थंकर आ गए। देखिए जैन धर्म के तीर्थंकर थे किस नंबर के? तीसरे नंबर। तो देखिए हमने पहला, दूसरा और तब की तीसरा वाला पूछ लिया है। तो आप लोग 24 तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में आप लोग जरूर याद रखें। 24 नहीं याद रख पाते हैं तो 3-4 आगे के, मतलब स्टार्टिंग के 1 से 4 तक, और मतलब 3-4 मतलब 20 के बाद से 4 लास्ट के भी आप लोग याद रखेंगे। तो तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ। कौन थे? संभवनाथ तीसरे तीर्थंकर थे। और अगर आपसे पूछे कि भैया जैन धर्म के बारे में, अभी हमने बताया कि अगर आपसे पूछे पहले तीर्थंकर कौन थे या फिर जैन धर्म के संस्थापक बता दीजिए कौन थे, तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर या फिर संस्थापक वो हो गए आपके ऋषभदेव। कौन हो गए? ऋषभदेव हो गए। और ऋषभदेव का प्रतीक भी हमने बताया था कि क्या है इनका प्रतीक? तो प्रतीक है इनका बैल। क्या है प्रतीक? बैल। और उसके बाद जैन धर्म के अगर दूसरे तीर्थंकर के बारे में भी हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले। दूसरे तीर्थंकर थे अजीतनाथ। क्या थे? अजीतनाथ थे। और इनका जो प्रतीक है क्या था? इनका प्रतीक जो है वो हाथी था। क्या था इनका प्रतीक? हाथी था। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हमने बताया कि अंतिम तीर्थंकर कौन थे, या फिर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? वास्तविक संस्थापक पूछ ले या फिर पूछ ले जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे आपके महावीर स्वामी। क्या थे? महावीर स्वामी थे। अब इनका प्रतीक क्या हमने बताया था? इनका प्रतीक बताया था सिंह। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए हैं। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि कौन जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर। तो संभवनाथ जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर। पहले तीर्थंकर या संस्थापक ये थे आपके ऋषभदेव। इनका प्रतीक क्या है? बैल है। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? हाथी। इनका प्रतीक है अजीतनाथ। उसके बाद जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर पूछ ले या वास्तविक संस्थापक, तो 24वें नंबर के महावीर स्वामी हैं। ठीक, तो इनका प्रतीक क्या है? सिंह है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न फिर आ चुका इंडियन ज्योग्राफी से, और ये क्या कह रहा है कि
पुलिकट झील कहाँ पे स्थित है। तो इस प्रश्न में आप लोग समझ चुके होंगे कि हम लोग इस प्रश्न में झीलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पुलिकट झील के बारे में पूछ रहा है। ये एक विवादित झील है। क्यों विवादित है? क्योंकि ये दो लोगों के बीच में है, यानी कि आंध्र प्रदेश और आपके तमिलनाडु के सीमा पे है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है। तो ये थोड़ी सी विवादग्रस्त रहता है, क्योंकि विवादित ये हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, कोई भी चीज़ हो अगर दो लोगों के साझे में है तो विवाद का कारण बन सकती है। साझा मतलब होता है, आप लोग पढ़े होंगे, पार्टनरशिप, तो विवादित हो सकता है। तो उड़ीसा में है चिल्का झील, उड़ीसा में अभी हमने बताया। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए भैया वूलर झील कहाँ पे स्थित है, वूलर झील पूछ ले, या फिर आपसे पूछ ले कि डल झील, तो ये दोनों जो आपके झील हैं वो आपके जम्मू कश्मीर राज्य में हैं। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर राज्य में हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये जो जल है वूलर झील है, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर यही पूछ ले कि वेम्बनाड झील बता दीजिए कहाँ पे है, वेम्बनाड झील कहाँ पे है, तो ये झील जो है आपकी केरल राज्य में है। केरल राज्य में है। दो चार झीलों के बारे में आप लोग जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट झीलें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। फुलहर झील कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। एक झील और आप लोग याद यहाँ पे नोट कर लीजिए, एक झील और आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि लोकटक झील कहाँ पे है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। लोकटक झील कहाँ पे है? तो ये मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। अभी यूपीपी के एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, इसी पूछा गया था। इस पे एक तैरता हुआ नेशनल पार्क स्थित है, जिसे क्या कहते हैं? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो देखिए पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे स्थित है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, दो लोगों के बीच में स्थित है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद वूलर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। वेम्बनाड झील एक केरल में स्थित है और फुलहर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है और लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। तो यहाँ पे देखिए लोकपाल बिल के बारे में बात कर रहा है। तो ये पहली बार 1968 में पेश किया गया था और ये आ चुका है अपना पॉलिटी का प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। लोकपाल के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, बढ़िया प्रश्न है लोकपाल के बारे में। तो देखिए पहले लोकपाल जो थे भारत में 1968, यहाँ पे चलिए अगर पहला लोकपाल बिल तो 1968 में पेश किया गया था। अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले लोकपाल बता दीजिए कौन थे, तो ये भी एग्जाम में के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत के पहले लोकपाल जो थे पिनाकी चंद्र घोष थे। कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल थे। तो इसी तरह से जब लोकपाल बिल के बारे में पूछ लिया, जैसे आपसे पूछ ले इसी तरह से कि लोकसभा का गठन कब हुआ था, आपसे बताइए कि लोकसभा का गठन कब हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है 1952 में लोकसभा का गठन। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए भैया राज्यसभा का गठन कब हुआ था, भारत में राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो ये भी हुआ था 1952 में। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि भारत में बताइए भैया संविधान सभा का गठन कब हुआ था, संविधान सभा 1000 बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो 1946 में इसका गठन हुआ था। अगर आपसे पूछे कि योजना आयोग कब आया था भारत में, योजना आयोग कब आया था भारत में, तो इसका गठन जो हुआ था 1950 में। इसी का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया, जो भारत का थिंक टैंक है, भारत सरकार का थिंक टैंक है। तो इसको किया गया 2015 में। ठीक, 2015 में नीति आयोग की स्थापना। ठीक, तो इसका रिवीजन कर लेते हैं पहले कि भारत में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। तो 1968 में भारत में पहला लोकपाल बिल पेश किया गया था। ठीक, और भारत के पहले लोकपाल के बारे में अगर पूछ ले तो भारत के पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष। कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। और भारत में इसी तरह से संविधान सभा का गठन 1952 में हुआ, राज्यसभा का गठन जो है वो है 1952 में, लोकसभा का गठन 1952 में, संविधान सभा का गठन 1946 में और योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। ये भी पूछा जाता है। और नीति आयोग का गठन, इसका नाम बदल करके नीति आयोग किया गया 2015 में। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि खिलाड़ियों का संबंध खेलों से सुमेलित करिए। तो देखिए ये कुछ खिलाड़ी दिए गए हैं और उनसे संबंधित यहाँ पे खेल दिए गए हैं, इनको मतलब मिलाना है। सुमेलित मतलब मिलाना है, मतलब सुमेलित मतलब सही मिलाइए। तो
इस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, मिलान करने वाला भी दिया जाता है। अब आजकल के एग्जामों में तो एक प्रश्न जरूर मिलता है। तो देखिए आप लोग जरूर मतलब इस तरह के प्रश्न किया करिए। जैसे देखिए इसमें से अगर आप लोग को एक आ रहा है या फिर दो आ रहा है तभी आपका बात बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि चारों आए, ऑप्शन से आप लोग वहाँ पे गेस कर सकते हैं कि कौन सा सही हो सकता है। देखिए विश्वनाथ आनंद जो है ये शतरंज के पहले भारत के ग्रैंड मास्टर हैं, तो यहाँ पे शतरंज पे लगा देंगे। साइना नेहवाल जो है ये क्या खेलती हैं, ये बैडमिंटन खेलती है। साइना नेहवाल जो है ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, तो बैडमिंटन पे लगा देंगे। सानिया मिर्जा टेनिस खेलती हैं तो सीधे कर देंगे। और बुचिंग भाटिया ये फुटबॉलर हैं तो ये भी सीधे कर। ये टेनिस तो एक अलग होता है, अगर टेबल टेनिस पूछ ले तो वो अलग हो जाएगा। टेबल टेनिस ये अलग हो जाएगा। इसके खिलाड़ी कौन है टेबल टेनिस के, तो वो हैं आपके शरत कमल। शरत कमल के बारे में आप लोग सुने होंगे, ये भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन क्या करना है। देखिए विश्वनाथ आनंद ये शतरंज के ग्रैंड मास्टर पहले वाले बने हैं। सानिया मिर्जा टेनिस खेलती हैं, आप लोग जानते होंगे। बुचिंग भाटिया फुटबॉलर हैं और साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेलते हैं आपके शरत कमल। ठीक, अगला प्रश्न है कि सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी। तो इस प्रश्न में हम लोग विभिन्न लड़ाइयों के बारे में देखेंगे। भारत में कुछ ऐतिहासिक लड़ाइयां हैं और उन लड़ाइयों के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में कि फला लड़ाई कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था। तो किसके बीच में नहीं तो कम से कम ये हम लोग देखेंगे कि कौन सी लड़ाई जो मुख्य लड़ाइयाँ हैं उसको ध्यान रखेंगे। जैसे सकरखेड़ा का युद्ध एग्जाम में पूछा गया था और ये इतिहास से प्रश्न है, हिस्ट्री से ये आप लोग समझ रहे होंगे। तो सकरखेड़ा का युद्ध जो है 1724 में हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था निजाम और मुबारिज खां के बीच में। निजाम वर्सेस किसके बीच में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मुबारिज खां के बीच में। ठीक, मुबारिज खान के बीच में हुआ था। और देखिए कुछ लड़ाइयों के बारे में यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि खानवा की लड़ाई कब हुई थी, भारत में खानवा की लड़ाई कब हुई थी, तो ये 1527 में हुई थी। अगर आपसे पूछे वहाँ पे घाघरा की लड़ाई भारत में कब लड़ी गई थी, तो ये हुई थी 1529 में। घाघरा की लड़ाई दोनों इंपॉर्टेंट है, खानवा और घाघरा दोनों इंपॉर्टेंट है। और पानीपत के बारे में बात करें, 3 लड़ाइयाँ इसकी लड़ी गई थी। पहले वाला लड़ा गया था 1526 में, दूसरा वाला था 1556 में और छप्पन दूसरा वाला 1556 में था और तीसरा वाला जो है 1761 में था। इसी वजह से अब मतलब इसी तरह आप लोग याद रखेंगे प्लासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई थी। प्लासी की लड़ाई 1757 में। अगर आपसे पूछे कि वांडीवास की लड़ाई कब लड़ी गई थी, वांडीवास की लड़ाई तो ये 1760 में लड़ी गई थी। कब, 1760 में। बक्सर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। इस लड़ाई के बाद भारत पे अंग्रेजों का आधिपत्य अच्छे तरीके से हो जाता है। ये लड़ा गया था 1764 में। बिहार, बंगाल, उड़ीसा पे अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे कि सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी, तो ये हुई थी 1724 में। किसके बीच में, निजाम और मुबारिज खां के बीच में। खानवा का युद्ध 1527 में और घग्घरा का युद्ध जो है ये 1529 में हुआ था। और पानीपत का युद्ध है जो है 1526 में हुआ था, 1526 में। और प्लासी का युद्ध 1757 में। और पानीपत की 3 लड़ाइयाँ, पहला वाला 1526, दूसरा वाला 1556 और तीसरा वाला 1761 में। वांडीवास का युद्ध 1760 और बक्सर का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट 1764 में। ठीक, तो ये पूरी लड़ाइयाँ आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है। तो ये देखिए जो ये पॉलिटी से प्रश्न है और ये आते हैं मौलिक अधिकार में। ये अनुच्छेद जो है ये मौलिक अधिकार में आते हैं। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद से है, तो ये 12 से 35 के बीच में, 12 से 35। और लिया कहाँ से गया है मौलिक अधिकार, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे अमेरिका के संविधान से ये लिया गया। कहाँ के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। तो देखिए क्या कह रहा है ये प्रश्न कि मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम, तो यहाँ पे आप लोग कुछ मुख्य अनुच्छेद 100 से जो अंदर के अनुच्छेद हैं उन सभी अनुच्छेदों को आप लोग जरूर याद रखेंगे क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये 23 में है, ये अनुच्छेद नंबर यहाँ पे अनुच्छेद लिख दीजिए। यहाँ पे अनुच्छेद किस में है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद नंबर 23 में है। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 23 में है। ठीक, इसी तरह से कुछ अनुच्छेदों के बारे में आइए बताते हैं और आप लोग उसे कॉपी में नोट करेंगे, 2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ठीक, अगर आपसे पूछे कि किसी जोखिम भरे कार्यों भरे कार्यों में बच्चे को ना लगाने वाला जो अनुच्छेद है कि बच्चे को जोखिम भरे कार्य में
बच्चे जो कि बड़े कार्य नहीं कर सकते, तो ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 24 में है। अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद नंबर 25 में क्या है, अनुच्छेद नंबर जो आपके 25 में क्या है, तो इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता है। क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म में जो है वो आस्था रख सकते हैं। ये है आपके अंतःकरण स्वतंत्रता अनुच्छेद नंबर 25 में। अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद नंबर 26 बताइए क्या है, तो ये आपके अपने धार्मिक जितने भी कार्य हैं, आपके धार्मिक कार्यों का जो है आप अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, अपने हिसाब से प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये भी बात कही गई है अनुच्छेद नंबर 26 में। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 23 में है। और जोखिम भरा कार्य बच्चे नहीं करेंगे, ये अनुच्छेद 24 में बताया गया है। छोटे बच्चे जोखिम वाला कार्य नहीं करेंगे। और अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंधन दिया गया है। ठीक, तो मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद लिया कहाँ से गया है? अमेरिका से। अगला प्रश्न है कि हिट रिप्रेस नामक पुस्तक की लेखक कौन है? तो इस तरह से कुछ आधुनिक पुस्तकें भी पूछी जाती हैं और कुछ प्राचीन पुस्तकें भी हमारे जीएस के सब्जेक्ट में पूछा जाता है। जीएस पोर्शन में पूछा जाता है एग्जामों में। देखिए, तो हिट रिप्रेस नामक पुस्तक जो है ये किसकी है? तो ये आपके सत्य नडेला की है। किसकी? सत्य नडेला के बारे में आप नहीं जानते हैं तो ये बेकार है। ये कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। इनके बारे में आप लोग जरूर याद रखेंगे। कौन है ये? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। देखिए, अब इसी तरह से कुछ और पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे। जो 2-4 पुस्तकें आपके नज़र के सामने से गुजरेंगी तो आपको वो याद रहेंगे अंतकाल तक। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि द इंडिया स्टोरी किसकी पुस्तक है? द इंडिया स्टोरी ये किसकी पुस्तक है? तो द इंडिया स्टोरी जो है ये बिमल जलाल की पुस्तक है। और बिमल जलाल की पुस्तक भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। बिमल जलाल की पुस्तक है। अगर आपसे पूछे कि स्वर्णिम वर्ष किसकी पुस्तक है? स्वर्णिम ईयर या फिर गोल्डन ईयर ये किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अलावा अगर आपसे पूछे कि पागल खाना किसकी पुस्तक है? पागल खाना किसकी पुस्तक है? तो ये आपके ज्ञान चतुर्वेदी की पुस्तक है। किसकी? ज्ञान चतुर्वेदी की पुस्तक है और ये एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि अम्बेडकर ए लाइफ किसकी पुस्तक है? अम्बेडकर ए लाइफ या फिर एक जीवन पूछ लीजिए। जब हिंदी में आप लोग लिख रहे हैं तो हिंदी में लिखिए। तो ये शशि थरूर की पुस्तक है और शशि थरूर की भी पुस्तक एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए रिवीजन करते हैं कि हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके पुस्तक के लेखक है सत्य नडेला, जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला। द इंडिया स्टोरी पुस्तक जो है ये बिमल जलाल की पुस्तक है। और स्वर्णिम वर्ष ये गोल्डन ईयर ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। पागल खाना ज्ञान चतुर्वेदी की पुस्तक है। अम्बेडकर ए लाइफ ये पुस्तक किसकी है? शशि थरूर की पुस्तक है। शशि थरूर की पुस्तक भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न है इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो ये देखिए मॉडर्न हिस्ट्री मतलब मेडुअल हिस्ट्री से प्रश्न है। क्या कह रहा है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इस तरह से ये कुछ विदेशी लेखकों के बारे में ये आपके प्राचीन इतिहास के स्रोतों में भी मिलते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप शासकों के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे भी आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री नहीं मेडुअल हिस्ट्री में जब शासकों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको लेखकों के बारे में मिलेगा। तो लेखकों के बारे में इंपॉर्टेंट क्या रखना होता है कि ये इनकी पुस्तक क्या है, ये किसके दरबार में आए थे, ये किस जगह से आए थे और ये किस मतलब अरबी थे, चीनी थे, फारसी थे, कौन से लेखक थे, ये इतना याद रखना होता है। तो देखिए इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो ये पूछ लेता कभी कभी। तो ये मोरक्को का निवासी था। कहाँ पे? मोरक्को अफ्रीका का एक कंट्री है। और इब्न बतूता का एक प्रसिद्ध पुस्तक है। ये प्रसिद्ध पुस्तक इसकी क्या है? इसकी पुस्तक का नाम रेहला। एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है। और ये किसके शासन में आया था या फिर किसके दरबार में ये आया था? तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, जिसे जौना खां भी बोलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। और ये जो आपका इब्न बतूता है। ठीक, अब इसी तरह से कुछ और
लेखकों के बारे में पूछा जाता है। जैसे फाहियान के बारे में बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। फाहियान, फाहियान कहाँ का यात्री था? तो ये चीनी यात्री था। केवल चीनी यात्री नहीं, तो ये पहला चीनी यात्री था। ऐसा चीनी यात्री था जो भारत में सबसे पहले आया था। उसके बाद पहला चीनी यात्री था, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये किसके दरबार में आया था? अगर ये बातें पूछे किसके दरबार में आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। इसी तरह से इसी चीन से एक और आया था वेनसांग, जिसका नाम था वेनसांग। ये कहाँ से आया था? तो ये वेनसांग के बारे में अगर आपसे पूछे एग्जाम में, तो ये भी चीनी यात्री था। कौन सा यात्री था? चीनी। और इसकी एक रचना है जिसका नाम है सी यू की। क्या नाम है इसकी? सी यू की नामक इसने एक पुस्तक लिखी थी। और ये अगर आपसे पूछे किसके दरबार में आया था, तो ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और इसी तरह से एक और यात्री था जिसके बारे में बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, मेगास्थनीज। ये किसके दरबार में आया था? इसकी पुस्तक क्या है? तो इसकी पुस्तक एक इंडिका है। किसकी पुस्तक है? तो इसकी पुस्तक इंडिका। ठीक, तो इतनी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो ये मोरक्को का रहने वाला था। इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है रेहला, ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। और पहला चीनी यात्री जिसका नाम था फाहियान, और ये दरबार में आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। और वेनसांग, ये भी एक चीनी यात्री था जिसकी एक रचना है सी यू की। सी यू की बहुत ही फेमस है, एग्जाम में पूछा जाता है। और ये किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। मेगास्थनीज, इसकी पुस्तक क्या है? इंडिका। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सारे चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो देखिए यहाँ पे समितियों के बारे में इस प्रश्न को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये आता है या तो पॉलिटी में या तो इकोनॉमी में आएगा। समितियाँ जो पॉलिटी में मिलती हैं, इकोनॉमी में मिलती हैं। देखिए दिनेश गोस्वामी समिति का जो संबंध है वो चुनाव सुधार से है। किससे है? ये चुनाव सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? सुधार से। इसी तरह से एक समिति और बनाई गई थी जिसका नाम है तारकुंडे समिति। क्या है? तारकुंडे समिति। इसका संबंध अगर आपसे पूछे किससे है, तो इसका भी संबंध किससे है? चुनाव सुधार से। इसका भी संबंध किससे है? चुनाव सुधार से। ठीक, और कुछ समितियों के बारे में, 2-4 समितियों के बारे में तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? 1000 बार एग्जाम में पूछा गया है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? बलवंत राय मेहता समिति, इसका संबंध किससे है? या फिर आपसे पूछ ले कि अशोक मेहता, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक मेहता समिति, तो ये दोनों समिति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अशोक मेहता समिति का संबंध पूछे तो ये पंचायती राज, इन दोनों का संबंध जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें 3 स्तरीय पंचायती राज की बात बलवंत राय मेहता समिति, 2 स्तरीय पंचायती राज की बात अशोक मेहता समिति की थी। और ये एग्जाम में पूछा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है नरसिम्हा समिति का संबंध। नरसिम्हा समिति ये किससे संबंधित है? तो नरसिम्हा समिति का जो संबंध है ये बैंकिंग से, किससे है? बैंकिंग से संबंधित है। ठीक, तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए रिवीजन करते हैं कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध ये चुनाव सुधार से है। किससे संबंधित है? चुनाव सुधार से। तारकुंडे समिति का भी संबंध चुनाव सुधार से। बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता समिति, ये इसका संबंध पंचायती राज से है, जिसमें बलवंत राय मेहता 3 स्तरीय पंचायती राज और अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश लगाई थी। और नरसिम्हा समिति जो है ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र किसका था? तो ये था महात्मा गांधी जी का था। किसका? महात्मा गांधी जी का था इंडियन ओपिनियन। और भी कुछ समाचार पत्र हैं इनका। अगर आपसे पूछे कि हरिजन नामक समाचार पत्र किसका था, तो ये भी महात्मा गांधी का। नवजीवन पूछ ले आपसे तो भी महात्मा गांधी का। यंग इंडिया पूछ ले, अगर यंग इंडिया पूछ ले तो वो भी आपके महात्मा गांधी जी का था। तो इस तरह से कुछ समाचार पत्र पत्रिकाओं के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। और गांधी जी तो बहुत फेमस हैं, पत्र पत्रिकाओं के बारे में इनका बहुत पूछा जाता है। तो इसी वजह से आप लोग कुछ पत्र पत्रिकाओं के बारे में याद रखेंगे। जब भारत स्वतंत्र हो रहा था उस समय जो चली थी पत्रिकाएं, जैसे अगर आपसे पूछे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बंगाल गजट के बारे में। बंगाल गजट किसने चलाया था? तो इसको चलाया था जेम्स हिक्की ने। किसने? जेम्स हिक्की ने बंगाल गजट चलाया था। कब चलाया था? तो 1780 में चलाया था। कब? 1780 में। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे संवाद कौमुदी,
संवाद कौमुदी पत्रिका किसने चलाई थी? तो संवाद कौमुदी नामक जो पत्रिका थी ये राजा राम मोहन राय ने चलाई थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने सती प्रथा के अंत में सबसे ज़्यादा मेहनत किया था, यानी कि प्रयास किया था। और केसरी नामक पत्रिका जो कि किस भाषा में थी? ये मराठी में थी। किस में थी? मराठी में। और एक था मराठा नामक पत्रिका। मराठा नामक पत्रिका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये थी अंग्रेजी भाषा में। और इसको किसने चलाया था? तो इसको चलाया था आपके बाल गंगाधर तिलक ने। किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये सभी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र ये महात्मा गांधी जी का था। महात्मा गांधी जी का था, यहाँ पे रहेगा। महात्मा गांधी जी का हरिजन नामक पत्र, नवजीवन नामक पत्र, यंग इंडिया नामक पत्रिका, ये सभी किसका था? महात्मा गांधी जी का था। और इंडियन ओपिनियन ये भी महात्मा गांधी जी का था। और सत्य के साथ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये पुस्तक थी महात्मा गांधी जी की। बंगाल गजट क्या था? तो ये जेम्सिकी का था, 1780 में प्रकाशन। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की थी, कई बार बताया गया है। केसरी नामक पत्रिका मराठी में लिखी गई थी। मराठा नामक पत्रिका अंग्रेजी में लिखी गई थी। ये थोड़ा सा लोचा वाला बात हो जाता है, इस वजह से एग्जामिनर पूछता है यहाँ से प्रश्न। और ये किसकी पुस्तक है? ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। अगला प्रश्न कि 2024 में ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा? तो फिर आ गया, तो हो चुका है, ओलंपिक हो चुका है 2024 वाला। ये किया था किसने? पेरिस में किया हुआ था। पेरिस। और पेरिस कहाँ पे? फ्रांस में हुआ था। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और आप लोग याद रखना है कि आप लोग को 2028 वाला बताना है कहाँ पे होगा। अभी हमने बताया कि ये 2028 वाला ये लॉस एंजिल में होगा। कहाँ पे? लॉस एंजिल में होगा। और लॉस एंजिल कहाँ पे पड़ता है? ये अमेरिका में पड़ता है। और हमने बताया कि 2020 वाला ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? 2020 वाला ओलंपिक ये जो कहाँ पे हुआ था? तो ये टोक्यो में हुआ था। यहाँ पे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात हो रही है, टोक्यो। और टोक्यो कहाँ पे पड़ता है? जापान में यहाँ पे हो चुका है। अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक खेल की शुरुआत बता दीजिए कब से मानी जाती है, तो इसकी शुरुआत 1896 में कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले तो एथेंस में हुआ था। कहाँ पे? एथेंस में हुआ था। और एथेंस में हुआ था। और ओलंपिक का जो आयोजन है ये कितने वर्षों पे होता है ये भी बता दीजिए। तो यहाँ पे 4 वर्ष में इसका आयोजन होता है। अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक ध्वज में गोले कितने होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि कितने गोले होते हैं, तो यहाँ पे 6 गोले होते हैं, 5 गोले होते हैं जो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अलग अलग रंग के गोले होते हैं। चलिए रिवीजन करते हैं कि 2024 में ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा? तो पेरिस फ्रांस करेगा। 2028 वाला जो है लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। और ओलंपिक 2020 वाला जो है टोक्यो जापान में होगा। शुरुआत कब मानी जाती है इसकी? तो 1896 में। 1896 जो एथेंस। और आयोजन कितने वर्षों पे होता है? 4 वर्षों पे। गोला कितना होता है? 5 होता है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न कि वार्षिक वैश्विक स्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो अब यहाँ पे इस प्रश्न में हम लोग सूचकांकों के बारे में देखेंगे। और ये पूछा जाता है कि कौन सा सूचकांक किस देश, मतलब कौन जारी करता है। इसके अलावा ये भी पूछता है कि किस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, और इस सूचकांक में टॉप पर कौन देश है। टॉप के 3 देशों के बारे में आप लोग को ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से रिपोर्ट और सूचकांकों के बारे में भी बात करता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इस सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर कहाँ पे लिखें, तो WEF उसे बोलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसका अगर आपसे पूछे कि हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो ये जिनेवा में स्थित है। कहाँ पे? जिनेवा में स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ इंडेक्सों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि जेंडर गैप इंडेक्स जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है, तो इसमें है भारत 129वें स्थान पे। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि विश्व प्रेस इंडेक्स में भारत, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पे है, तो 159वें स्थान पे है इसमें। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि खुशहाली रिपोर्ट में भारत किस स्थान पे है, तो अगर आपसे पूछे कि तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में अगर भारत पूछ ले किस स्थान पे है, तो विश्व खुशहाली इंडेक्स में भारत जो है स्थान इसका किस स्थान पे है, तो ये है भारत 126वें स्थान पे है। अगर आपसे पूछे कि भारत
फायर पावर इंडेक्स में भारत स्थान किसका है? तो ये भारत में चौथी स्थान पे है भारत, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पूछ ले, हंगर इंडेक्स में पूछ ले भारत किस स्थान पे है, तो इसमें 111 स्थान पे है। तो ये पूरे इंडेक्सों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, जिसको WEF बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 129वें स्थान पे, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 159वें स्थान पे है, खुशहाली इंडेक्स में भारत 126वें स्थान पे है, और फायर पावर इंडेक्स में चौथे स्थान पे है, और हंगर इंडेक्स में भारत 111वें स्थान पे है। ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पुस्तकों और उनके लेखकों को सम्मिलित करिए। पुस्तक से उनके लेखकों को मिलाना है। देखिए तो अब यहाँ पे कुछ प्राचीन काल की पुस्तकें दी गई हैं, तो ये आपके प्राचीन इतिहास से प्रश्न है कह रहा है, और ये आपके जो इंडेक्स वाला है ये आपके इकोनॉमी से प्रश्न है। ठीक, तो देखिए अब उनके पुस्तकों को सम्मिलित करिए। देखिए मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है ये है आपकी विशाख दत्त की पुस्तक। किसकी है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। तो यहाँ पे आप लोग को मिला देना। मृच्छकटिकम ये शूद्रक की पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। गणित सार संग्रह ये महावीराचार्य की है। रजत रंगनी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक ये है आपके कल्हड़ की। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए अगर आप लोग फिर से इसको पढ़ लीजिए। देखिए अगर आपसे पूछे मुद्रा राक्षस किसी पुस्तक है? विशाख दत्त की। अगर गणित सार संग्रह महावीराचार्य की, रजत रंगनी कल्हड़ की पुस्तक है, और मृच्छकटिकम ये शूद्रक की पुस्तक है, एग्जामों में पूछे जाते हैं। सुगौली की संधि किसके बीच में होती है? अब देखिए ये संधियों के बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे। देखिए हमारे भारत में बहुत सारे युद्ध हुए, प्राचीन काल में बहुत सारे युद्ध हुए, और उनको समाप्त करने के लिए, युद्ध को समाप्त करने के लिए, रोकने के लिए कुछ संधियां की गई, और उन संधियों के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी संधि किस। तो सारी संधियों को नहीं तो कम से कम जो महत्वपूर्ण संधियां हैं उनके बारे में हम लोग को याद रखना होता है। जैसे सुगौली की संधि कब हुई थी, किसके किसके बीच में हुई थी? तो ये अंग्रेज एवं नेपाल के बीच में हुई थी। किसके? अंग्रेज और नेपाल के बीच में सुगौली की संधि हुई थी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। 1816 में हुआ था। कब? 1816 में हुआ था। सुगौली की संधि पूछा जाता है कभी कभी। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? देखिए अगर और एग्जाम में क्या बन सकता है? देखिए साल बाई की संधि एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है। साल बाई की संधि कब हुई थी? तो देखिए साल बाई की संधि जो है ये मराठा युद्ध के बाद 1782 में हुई थी। अब किसके बीच में हुई थी? ये मराठा एंड अंग्रेज के बीच में साल बाई की संधि हुई थी, अंग्रेज के बीच में। और एक संधि और आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। इलाहाबाद की, यहाँ पे पूरा लिखिए, इलाहाबाद की संधि ये कब हुई थी? ये हुई थी 1765 में। और ये किसके बीच में हुआ था? तो ये अंग्रेज वर्सेस शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। किसके? शाह आलम जो आपके सेकंड था उसके बीच में हुआ था। और एक और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे देखिए खाली जगह है। अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि किसके बीच में हुई थी? तो ये संधि हुई थी 1757 में, और ये सिराजुद्दौला और फिर किसके बीच में होती? सिराजुद्दौला और आपके रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। सिराजुद्दौला एंड क्लाइव के बीच में हुई थी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतनी संधियाँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी सारी बताई गई। देखिए सुगौली की संधि जो है ये नेपाल और अंग्रेजों के बीच में हुई थी 1816 में। इसी तरह कुछ और संधियाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साल बाई की संधि जो कि मराठा साम्राज्य में आप लोग पढ़ेंगे, ये मराठा और अंग्रेजों के बीच में 1782 में। इलाहाबाद की संधि ये 1765 में हुई थी और अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी। अलीनगर की संधि कई बार बताया गया है 1757 में, और सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था प्लासी की लड़ाई के बाद। ठीक, अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत कब हुई? देखिए जब नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी, यहाँ पे नोबेल के बारे में बात करेंगे, कब हुई थी स्थापना? तो 1901 में हुई थी। कब? 1901 में। और किसकी याद में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। जिसकी घोषणा कब होती है? घोषणा पहले होती है, घोषणा अक्टूबर में होती है। कब होती है इसकी घोषणा?
उसकी घोषणा अक्टूबर में होती है। और वितरण पूछ ले कि नोबेल पुरस्कार यानी कि बांटा कब जाता है, तो ये 10 दिसंबर के दिन बांटा जाता है। कब बांटा जाता है? 10 दिसंबर के दिन बांटा जाता है। तो ये जो नोबेल पुरस्कार है, पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। तो अगर आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने का गठन कब हुआ था, नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में दिए जाने का गठन कब हुआ था, तो 1968 बता देंगे। अगर शुरुआत मतलब कब से दिया जाने लगा, तो ये 1969 बताएंगे। कितना? 1969 बताएंगे। ठीक। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना अर्थशास्त्र में नोबेल देने की जो स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये स्वीडिश के केंद्रीय बैंक के द्वारा किया गया था। स्वीडिश के केंद्रीय बैंक के द्वारा ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा? स्वीडन के जो केंद्रीय बैंक है उसी वहाँ के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि ये मतलब इसका जो वितरण है, नोबेल पुरस्कार का वितरण, जितने भी नोबेल पुरस्कार होते हैं इनको दिया कहाँ से जाता है, तो वितरण इनका स्टॉकहोम से होता है। कहाँ से होता है? ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। स्टॉकहोम जो स्वीडन का जो है राजधानी है, तो यहाँ से होता है। जबकि जो शांति वाला नोबेल है, शांति वाला, वो कहाँ से दिया जाता है? तो जो शांति वाला नोबेल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगाइए, ये इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्वे की राजधानी जो है ओस्लो से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? ओस्लो। ओस्लो कहाँ पे है? जो कि नॉर्वे की आपकी राजधानी है। कहाँ की राजधानी? नॉर्वे की। तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो शुरुआत 1969 में, जबकि स्थापना 1968 में हुई गई थी। स्थापना स्वीडिश के केंद्रीय बैंक के द्वारा किया गया था और वितरण इसका जो है घोषणा अक्टूबर माह में ही हो जाता है कि किसको नोबेल पुरस्कार मिलना है, और 10 दिसंबर के दिन इसको दिया जाता है और ये स्टॉकहोम से दिया जाता है। और 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसके याद में हुई थी? अल्फ्रेड नोबेल के याद में हुई थी। तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जितने प्रश्न लिखे गए हैं सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल की अगर बात करें तो आनंदीबेन पटेल है यहाँ की। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, नहीं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल हैं यहाँ की राज्यपाल। और अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ पे सीएम लिख लीजिए। तो ये हैं आपके योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ, जिन्हें प्यार से यहाँ के लोग बुलडोजर बाबा भी बुलाते हैं। ठीक। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश में उप मुख्य मंत्री कौन है, तो यहाँ पे 2 उप मंत्री हैं। एक आपके केशव प्रसाद मौर्य और एक है आपके ब्रजेश पाठक। कौन है? एक है आपके ब्रजेश पाठक हैं। ठीक। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट है, इसमें पूछ ले अगर कि मुख्य न्यायाधीश कौन है, इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? अरुण भंसाली। कौन है? अरुण भंसाली। ये भी बातें आप लोग ध्यान ही रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है उत्तर प्रदेश में, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सतीश महाना यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष। कौन है? सतीश महाना यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष। ठीक। चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ। उप मुख्यमंत्री पूछ ले तो केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक यहाँ पे उप मुख्यमंत्री हैं। और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं अरुण भंसाली हैं। अपना राज्य है, इसी वजह से याद रखेंगे। और विधानसभा जो अध्यक्ष हैं यहाँ पे सतीश महाना है। कौन है? सतीश महाना। तो यहाँ पे पूरी बातें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखें। मादा प्रजनन तंत्र का भाग कौन है, तो यहाँ पे देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये साइंस से प्रश्न है। देखिए साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मादा प्रजनन तंत्र का भाग कौन है, तो ये आपके जीएस की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो है आपके मादा प्रजनन तंत्र में देखिए क्या क्या आएगा। प्रजनन तंत्र का मतलब जिससे अपने के जैसे संतान की उत्पत्ति हो सके, तो वो है आपके प्रजनन तंत्र। जैसे आपका हो गया गर्भाशय, हो गया गर्भाशय, इसमें बच्चा रहता है, तब भ्रूण वगैरह रहते हैं। उसके बाद आपका हो गया अंडाशय। अंडाशय के बारे में आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आपका एक होता है फैलोपियन ट्यूब। क्या होता है? फैलोपियन
फैलोपियन ट्यूब होता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब पुरुष मादा जनन तंत्र क्या होता है? पुरुष जनन तंत्र में क्या क्या होते हैं? वृषण होते हैं, जिसको इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं। शुक्र वाहिकाएं होती हैं, शुक्र वाहिकाएं होती हैं, और ये एक बात आप लोग याद रखेंगे, प्रोटेस्टेड ग्रंथि भी यहाँ पे होता है। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रोटेस्टेड ग्रंथि तो इतना मुख्य होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और उसके बाद अगर आए फैलोपियन ट्यूब लिखे हैं, इसमें क्या चीज़ होता है? तो इसी में ही निषेचन होता है। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? निषेचन की जो प्रक्रिया है तो वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे भ्रूण को पोषण कैसे मिलता है, जो गर्भाशय में भ्रूण को पोषण देने की काम कौन सी नली करती है, किस नलिका के द्वारा मिलता है, तो इसको बोला जाता है अपरा बोला जाता है हिंदी में, या फिर अंग्रेजी में से प्लेसेंटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लेसेंटा बोला जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि मादा प्रजनन तंत्र का भाग कौन है। तो यहाँ पे देखिए, गर्भाशय मादा प्रजनन तंत्र का भाग है, अंडाशय है, फैलोपियन ट्यूब है। ठीक, और जो पुरुष का है क्या है? वृषण है, शुक्रवाहिकाएं हैं, और जिसमें स्पर्म वगैरह जाते हैं, मतलब आते जाते हैं। प्रोटेस्टेड ग्रंथि है, और फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? निषेचन होता है। और भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? अपरा के द्वारा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं कि भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, खेल से फिर से प्रश्न आ चुका है कि भारत सरकार द्वारा जो अर्जुन पुरस्कार है, ये आपके खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। किस क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत है कब से मानी जाती है? 1961 में मानी जाती है। अब इसी तरह से कुछ पुरस्कार हैं, उनसे संबंधित क्षेत्रों के बारे में पूछा जाता है। आइए चलिए 2-4 पुरस्कार और उनके क्षेत्रों के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि ग्रैमी अवार्ड का संबंध किससे है? ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित है? तो ये संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि एबल पुरस्कार किस में दिए जाते हैं? एबल पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ये दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? गणित के क्षेत्र में। और उसके बाद पुलित्जर पुरस्कार की बात करें, पुलित्जर पुरस्कार की बात कर लें तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता में दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जितने आपके क्षेत्र बताए जा रहे हैं वो सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और ज़्यादातर बच्चों को पता भी नहीं होता। अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, ज्ञानपीठ, तो ये बच्चा जानता है कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। और कलिंग पुरस्कार पूछ ले किस क्षेत्र में दिया जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कलिंग जो है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और किस राज्य के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी? उड़ीसा के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यूनेस्को द्वारा अगर कौन देता है ये पूछ ले तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यूनेस्को इस पुरस्कार का वितरण करता है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में होती है। और ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में, और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, और कलिंग पुरस्कार देता है आपके उड़ीसा सरकार। कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। उड़ीसा सरकार के कहने पे इसकी स्थापना हुई है, और देता कौन है? यूनेस्को देता है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम लोकपाल कौन है? तो भारत का जो पहला लोकपाल है वो पिनाकी चंद्र घोष है। अभी हमने बताया पिनाकी चंद्र घोष जी हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत में लोकपाल बिल कब आया था, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। पहला लोकपाल बिल भारत में कब पेश हुआ था? तो ये 1968 में पेश हुआ था। अगर आपसे पूछे कि ये जो लोकपाल शब्द है ये किसने दिया था, तो लोकपाल शब्द अगर आपसे पूछे किसने दिया था तो वो दिए थे एल.एम. सिंधवी ने। कौन दिया था? एल.एम. सिंधवी ने लोकपाल शब्द सबसे पहले दिया था। और अगर आपसे पूछे कि भारत में पहले लोकसभा अध्यक्ष पूछ ले कौन थे, लोकसभा अध्यक्ष पूछ ले तो वो थे आपके जी.वी. मावलंकर। कौन थे? जी.वी. मावलंकर थे। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में कौन लोकसभा अध्यक्ष हैं,
वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ओम बिरला है वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं और ये 18 नंबर की वर्तमान में लोकसभा चल रही है। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और ये पॉलिटी से इंपॉर्टेंट प्रश्न था, पॉलिटी से संबंधित प्रश्न था, जो आपके जीके की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत में प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन था, तो पिनाकी चंद्र घोष। इसी तरह से पहले लोकसभा अध्यक्ष पूछ ले तो जीवी मावलंकर हैं, वर्तमान समय में ओम बिरला हैं। उसके बाद पिनाकी चंद्र घोष हैं पहले लोकपाल। और लोकपाल बिल कब आया था, तो 1968 में। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय लोकपाल कौन है, वर्तमान समय में लोकपाल कौन है, तो इनका नाम है अजय मणिक राव। क्या है, अजय मणिक राव इनका नाम है। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अजय मणिक राव वर्तमान लोकपाल हैं। और लोकपाल शब्द किसने दिया था, तो एल.एम. सिंघवी समिति ने दिया था। और पहले लोकपाल कौन है, पहले लोकसभा अध्यक्ष और ओम बिरला हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न फिर साइंस से आ चुका है कि किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होते हैं। तो देखिए आपके अंदर एक आता है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। और जिसे क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं आपके मास्टर ग्रंथि। हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन है, एग्जाम में ये भी बातें पूछी गई है। और इसी को बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स बोलते हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका आकार पूछ ले कैसा होता है, अगर आपसे पूछे कि इसका आकार कैसे होता है, तो मटर के दाने के जैसे इसका आकार होता है। किसके आकार का होता है, मटर के दाने के जैसे। और पीयूष ग्रंथि की बात करें, अगर इसको पूछ ले कि पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन क्या करता है, तो इसका नियंत्रण जो है हाइपोथैलेमस करता है। क्या करता है, हाइपोथैलेमस इसका नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस इसका नियंत्रण करता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसी से पीयूष ग्रंथि से दुग्ध वाला हार्मोन भी स्रावित होता है। अगर आपसे पूछे कि दुग्ध हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं, किसके कंट्रोल में होते हैं, तो वो भी आपके पीयूष ग्रंथि से ही कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक, तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। आकार मटर के दाने के आकार का होता है। और दुग्ध हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि स्रावित करता है। और इसको नियंत्रण करने का काम जो है हाइपोथैलेमस करता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो यहाँ पे देखिए अब महाजनपदों के बारे में और उनकी राजधानियों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। 16 महाजनपदों की उदय हुई थी छठी शताब्दी में और उसके बारे में पूछा जाता है। तो देखिए उदय के बारे में अगर आपसे पूछे कि कब हुई थी, तो छठी शताब्दी आप लोग बताएंगे कि इनकी उदय हुई थी। अगर आपसे पूछे कि इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो अगर आपसे पूछे कि किस जैन ग्रंथ से जानकारी मिलती है, तो आप लोग बताएंगे कि भगवती सूत्र से महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपसे पूछे कि किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है, तो ये आप लोग जान रखेंगे कौन सा था, भगवती सूत्र। और एक था आपका भगवती सूत्र था और दूसरा क्या था, कौन बौद्ध ग्रंथ था, अंगुत्तर निकाय। हाँ, अंगुत्तर निकाय था, इससे जानकारी मिलती है। कोई किस जैन ग्रंथ से जानकारी मिलती है, तो आप लोग बताएंगे भगवती सूत्र से। और महाजनपदों के बारे में जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, तो ये जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। ठीक, इतनी बातें हो चुकी। अब मत्स्य महाजनपद की राजधानी पूछा है, तो इसकी राजधानी थी विराटनगर। कुछ 16 महाजनपद का उदय हुआ था और 16वें महाजनपद के बारे में और उनकी राजधानी महाजनपद और उनकी राजधानी आप लोग जरूर याद रखें। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जामों में पूछा जा चुका है उसको हम लोग बता देते हैं कि मगध की राजधानी क्या थी। अगर आपसे पूछे क्या थी, तो गिरिव्रज थी मगध की राजधानी। क्या है, गिरिव्रज है मगध की राजधानी। अगर आपसे पूछ ले अंग की राजधानी क्या, अंग महाजनपद की क्या राजधानी है, तो चंपा इसकी राजधानी है। क्या है, चंपा। अगर आपसे पूछे कि वत्स महाजनपद की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है कौशाम्बी। क्या है, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है। वज्जी की राजधानी यहाँ पे लिखेंगे, वज्जी की राजधानी क्या है, तो वैशाली है वज्जी की राजधानी। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखिए मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी विराटनगर।
वत्स की राजधानी कौशाम्बी, मगध की राजधानी गिरिव्रज, अंग की राजधानी चंपा, वज्र की राजधानी वैशाली। उदय कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में। इसकी जानकारी जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलती है, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलती है। ठीक, ये पूरी बातें एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम में बैठें तो आप लोग को यहाँ से प्रश्न जरूर मिलता है। महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में आप लोग जरूर याद रखें। देखिए, सही सुमेलित करिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ परियोजनाओं के बारे में और उनके मिलान करने के बारे में प्रश्न दिया गया है, और आप लोग इस तरह के प्रश्न जरूर किया करें क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। इसी वजह से इस क्लास में लिया गया। सबरी गिरी परियोजना, तो देखिए सबरी माता मंदिर जो केरल में है, तो ये केरल से ही संबंधित होगा, तो ये आप लोग केरल में मिलाइए। ठीक, ऐसे करके। कोयना, देखिए कोयना एक नदी होती है जो महाराष्ट्र से संबंधित है, तो यहाँ पे आप लोग महाराष्ट्र को इससे मिलाएंगे। जो कोयना नदी अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे कोयना नदी पे ये परियोजना बनी है। कोयना नदी केरल में ये किस नदी पे बनी हुई है? सबरी गिरी परियोजना। तो केरल में एक है पंबा नदी, पंबा नदी यहाँ पे बनी हुई है। और शरावती परियोजना, ये देखिए शरावती ये कर्नाटक में है, जहाँ पे जो यहाँ पे जलप्रपात भी स्थित है। और बाली मेला जो है, बाली मेला आप लोग जानते हैं उड़ीसा का फेस्टिवल है, तो यहाँ पे आप लोग उड़ीसा से इसको मिलान कर दीजिए। तो इसी तरह से इस प्रश्न को किया जाता है, थोड़ा सा गेस करके आसपास की चीज़ें याद करके इस प्रश्न को किया जाता है। जैसे देखिए प्लूटो को ग्रह से बाहर कब निकाला गया? तो देखिए जो प्लूटो है इसकी अब कोई इज्जत ही नहीं है। इसको क्या बोला जाता है? प्लूटो को इसको बोला जाता है बौना ग्रह। क्या बोला जाता है इसको? बौना ग्रह। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी कोई इज्जत ही नहीं है। इसको 2006 में ग्रह की श्रेणी से लात मार करके बाहर निकाल दिया गया। ठीक, तो इसी वजह से अब इसको ग्रह नहीं माना जाता है और इसे बौना ग्रह कहा जाता है। अब हम लोग कुछ ग्रहों के बारे में देख लेते हैं। सौरमंडल के ग्रहों के बारे में पूछा जाता है। जैसे अगर पूछेगा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा बुध ग्रह। अगर सौरमंडल के सबसे नज़दीक ग्रह पूछ ले तो भी बुध ग्रह। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह पूछ ले तो भी बुध ग्रह। उसके बाद लाल ग्रह पूछ ले कौन सा है, तो मंगल ग्रह। निक्स ओलंपिया पर्वत कहाँ पे है? मंगल ग्रह। अगर आपसे पूछे कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो अपने पृथ्वी को कहते हैं। नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं, तो सबसे चमकीला जो ग्रह है वो शुक्र को कहते हैं। सांझ का तारा शुक्र को, भोर का तारा शुक्र को, सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र को, पृथ्वी की बहन शुक्र को, पृथ्वी की भगनी शुक्र को। ठीक, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे चमकीला तारा हो गया, अगर चमकीला ग्रह अगर पूछे तो आप लोग शुक्र बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि सबसे चमकीला तारा कौन होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? सबसे चमकीला तारा पूछ ले तो सूर्य बताएंगे। ठीक, अगर आपसे पूछे कि लेटा हुआ ग्रह कौन सा है, तो लेटा हुआ ग्रह अगर आपसे पूछ ले तो अरुण ग्रह है। ठीक, अरुण ग्रह है लेटा हुआ ग्रह। चलिए आइए रिवीजन करते हैं कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब बाहर किया गया। तो 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर किया गया। प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है, और लेटा हुआ ग्रह किसे? अरुण को कहा जाता है। छोटा ग्रह बुध को कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है, और चमकीला तारा अगर पूछ ले तो सूर्य को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखिए जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो चौथा वाला जो था वो कनिष्क के समय में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कहाँ पे? कुंडलवन वहीं कश्मीर में पड़ता है, वहीं पे हुआ था। और ये चौथा वाला बौद्ध संगीति था। ये बातें आप लोग 4th वाला था। ठीक, और कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। पहला वाला पूछे कब हुआ था, तो ये 483 बीसी में। 483 बीसी में कहाँ पे हुआ था? राजगृह में हुआ था। कहाँ पे? राजगृह में हुआ था। और इस किसका शासन था? तो काल अजात शत्रु का शासन था। पहला वाले में किसका शासन था? तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, अजात शत्रु का शासन था। अजात शत्रु का इस समय शासन था। और जो दूसरा वाला बौद्ध संगीति था वो 383 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 383 बीसी में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था 383 बीसी में? तो ये आपके वैशाली में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली में। और इसमें किसका शासन था? तो इस समय कालाशोक का शासन था। किसका शासन था? कालाशोक का। और जो तीसरी वाली जो बौद्ध संगीति है वो हुई थी आपके 255 बीसी में। कब हुई थी? 255 बीसी में। और ये कहाँ पे हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पे?
पाटलिपुत्रा में हुई थी। और इस समय शासक कौन था? अशोक था। कौन था? अशोक था इस समय शासक। ठीक, तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कनिष्क के समय शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और ईस्वी की प्रथम शताब्दी में इसका आयोजन हुआ था। और पहला वाला जो 483 बीसी में राजगिरी अजातशत्रु का शासनकाल था, दूसरा वाला 383 बीसी वैशाली में कालाशोक का शासन था और तीसरा वाला 255 बीसी पाटलिपुत्र में अशोक का शासन था। अगला प्रश्न है कि नूर सुल्तान किस देश की राजधानी? तो देखिए ये प्रश्न गलत हो चुका है। अगर आपसे पूछे कि अस्ताना किस देश की राजधानी है, अस्ताना ये किस देश की राजधानी है, तो आप लोग बताएंगे कहाँ पे? कजाकिस्तान की राजधानी है। तो देखिए कुछ देश और उनकी राजधानियों के बारे में भी एग्जाम में पूछी जाती है कि फला देश और इसकी राजधानी क्या है, या फिर फला देश और इसकी मुद्रा क्या है। आइए इसमें राजधानी आया है तो हम लोग राजधानियों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि फिलीपींस की राजधानी क्या है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम लोग पढ़ते हैं। फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो मनीला है फिलीपींस की राजधानी। अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है, दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? जुबा है दक्षिणी सूडान की राजधानी। अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी कोरिया की राजधानी क्या है, बताइए दक्षिणी कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। अगर उत्तरी कोरिया का पूछे तो प्योंगयांग है। और ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, सियोल है इसकी राजधानी। अगर आपसे पूछे कि थाईलैंड की राजधानी क्या है, थाईलैंड की राजधानी बता दीजिए क्या है, तो इसकी राजधानी है बैंकॉक। ठीक, बैंकॉक है। अगर आपसे पूछे कि यहीं पे कि ताइवान की राजधानी बता दीजिए, ताइवान की, तो इसकी राजधानी है ताइपे। क्या है? ताइपे है। कीनिया की राजधानी पूछे अगर कीनिया की, तो नैरोबी है यहाँ की राजधानी। क्या है? नैरोबी यहाँ की राजधानी है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतनी राजधानियाँ हमने बताया, सभी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जीके जीएस की दृष्टि से। तो देखिए अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी, थाईलैंड जो है बैंकॉक है राजधानी, मनीला फिलीपींस की राजधानी, जुबा जो है दक्षिण सूडान की राजधानी, और सूडान का पूछे तो खार्तूम, और सियोल किसकी राजधानी है? दक्षिण कोरिया की। और उत्तरी कोरिया का पूछे तो प्योंगयांग, और ताइवान कहाँ की राजधानी है? ताइपे। कीनिया की राजधानी क्या है? नैरोबी। ठीक, अगला प्रश्न, पृथ्वी की लगभग आयु 4.6 बिलियन वर्ष, गिन लीजिए 4.6 बिलियन वर्ष इसकी आयु है लगभग। अगर पृथ्वी के पूछ ले तो अगर इसका आकार पूछेगा तो आकार इसका है कैसा? जियोड। कैसा आकार है? जियोड इसका आकार है। पृथ्वी पे पूछ ले जल कितना है, तो पृथ्वी पे 71% भाग पे जल है। पानी कितना है, तो पानी जो है जल को ही कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि स्थल कितना है, तो 29% भाग पे है। तो अगर आपसे पूछे कि इसका एकमात्र ग्रह कौन सा है, एकमात्र पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र ग्रह। अगर आपसे पूछ ले कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो आपका पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। किसको कहते हैं? पृथ्वी को। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। सूर्य की दूरी के क्रम में अगर आपसे पूछे सूर्य से दूरी के क्रम में इसका स्थान कौन सा आता है, तो तीसरे स्थान पे आता है। पहला बुध आता है, दूसरा शुक्र आता है, तीसरा आपका पृथ्वी आता है। तो देखिए पृथ्वी की लगभग आयु 4.6 बिलियन ईयर है। और आकार इसका किसके आकार या फिर आकृति पूछेगा, कैसी है आकृति, तो जियोड है। अगर आपसे पूछे जल कितना, 71%, स्थल कितना, 29%। नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं और एकमात्र चंद्रमा इसका उपग्रह है और सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर का है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज की क्लास में बस इतना ही। ये था आपका क्लास जिसे हमने कराया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसमें जितने भी प्रश्न बताए गए हैं सभी आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपका कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें कराए गए हैं। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत।